हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, इसकी मुख्य क्या विशेषताएं थीं, और 1853 का चार्टर एक्ट क्या था और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थीं। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश संसद ने बारी बारी अधिनियमों को पारित किया था। तो इसमें जो सबसे पहला अधिनियम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दूसरा था 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था। इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, हमने इस पर बात की थी। अगला था कि 1786 का अधिनियम क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते चले गए थे। और अगला एक्ट था कि 1793 का चार्टर एक्ट क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी। इसी के क्रम में एक और अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु थे। आज हम उसी के क्रम में बात करेंगे कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था और इसके कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी। तो देखेंगे कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थीं। तो 1833 का चार्टर एक्ट ये एक अपने आप में निर्णायक सिद्ध हुआ था और इसकी जो पहली विशेषता थी, इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो थे या था लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, तो आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब क्या था कि इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये भी एक अपने आप में खास विशेषता थी इस अधिनियम की। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या थी कि इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा, यानी कि उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली विशेषता थी इस एक्ट की कि पूरे देश की जो शासन प्रणाली थी उसका केंद्रीकरण कर दिया गया था। यानी पूरे देश की शासन प्रणाली का क्या कर दिया गया था, केंद्रीकरण कर दिया गया था। पूरे देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। तो ये भी इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इस एक्ट के द्वारा पूरे देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। और अगली विशेषता क्या थी इस एक्ट की कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अब कंपनी को केवल भविष्य में राजनीतिक ही कार्य करने थे। राजनीतिक कार्य बोले तो उसे केवल भारत में प्रशासनिक कार्य ही करने थे। ये इसकी खास विशेषता थी। अब अगली विशेषता ये थी कि भारत का जो गवर्नर जनरल बना था उसकी
परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले को इसमें शामिल किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल बना था, भारत का गवर्नर जनरल जो बना था उसकी जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल किया गया था। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया था, तो आएगा आंसर मैकाले को इसमें शामिल किया गया था। अब इसकी एक और विशेषता थी, इसकी चौथी विशेषता थी कि इस एक्ट के द्वारा कि जो भारत का गवर्नर जनरल बना था, अब उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का उसे अधिकार मिल गया था और उसने इस एक्ट के द्वारा नियुक्तियों के समय योग्यता संबंधी मानदंडों को अपनाकर भेदभाव को पूरी तरीके से इसने समाप्त कर दिया गया था। तो भेदभाव किस तरीके का हुआ करता था कि जब नियुक्तियाँ हुआ करती थी तो जो ब्रिटिश अफसर हुआ करते थे, जो ब्रिटिश अफसर लोग क्या करते थे कि वो अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर वो नियुक्ति उनकी किया करते थे। उनके वेतन भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन भारतीय लोगों के पद भी छोटे हुआ करते थे और उनके वेतन में भी काफ़ी अंतर होता था। तो अब क्या था कि ब्रिटिश के जो उन लोगों की नियुक्तियाँ किया करते थे कि उन पर अधिकार थे, लेकिन भारतीय लोगों पर कोई अधिकार नहीं थे। अब ब्रिटिश लोगों के जो नियुक्ति उन लोगों की क्या करते थे, उन पर जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन भारतीय लोगों पर वो जिम्मेदारियों का पूरा एक पिटारा सा था, यानी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियों को वो थोप देते थे। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में वो अंतर करते थे, गोरे काले में भी वो काफ़ी अंतर करते थे। तो ये सारे भेदभाव वो किया करते थे। तो इस एक्ट के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल बना था, तो उसने इस भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अब इसका आएगा 1853 का चार्टर एक्ट क्या था। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट क्या था कि अधिनियम की श्रेणी में देखा जाए तो ये 1853 का चार्टर एक्ट ये लास्ट था। तो इसकी मुख्य विशेषता पहली ये थी कि इस एक्ट के द्वारा जो मतलब कार्यकारी यानी कि जो विधायी शक्तियों को इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यकारी शक्तियों से अलग कर दिया था या अलग करने की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी। और विधि के निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था या भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और इसकी अगली विशेषता ये थी कि इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ से शुभारंभ हो जाता है। तो इसकी अगली विशेषता क्या थी कि विधायी शक्तियों को इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया था या अलग करने की व्यवस्था की गई थी। और विधि के निर्माण के लिए क्या था कि एक केंद्रीय विधान परिषद की
स्थापना की गई थी? केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई या फिर कहिए कि भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और अगली विशेषता थी कि वही थी कि इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय सिविल सेवक हुआ करते थे या सिविल सेवकों की भर्ती के लिए और उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ शुरू हो जाता है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए सिविल सेवकों की भर्ती व चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हो जाता है इस एक्ट के द्वारा। तो सिविल सेवकों की भर्ती व चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ से शुभारंभ शुरू हो जाता है। तो ये तो था 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के बाद क्या होता है कि पूरे भारत की कमान अब ब्रिटिश ताज के अधीन चली जाती है।